नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं, जिस पर विपक्ष हमलावर है। केंद्र सरकार के साथ ही पूरी बीजेपी जहां एक ओर केंद्र की उपलब्धियां गिनवाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार की नाकामियां गिनवाने में जुटा है। केंद्र के साथ ही कांग्रेस शासित प्रदेशों की सरकारें भी केंद्र की मोदी सरकार पर हल्ला बोल रही हैं। कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी है, जहां की भूपेश बघेल सरकार ने मोदी सरकार पर जमकर वार किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना के मामले में केंद्र की सरकार पूरी तरह से विफल है। इसी के साथ ही महंगाई को लेकर भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ पहले संवाददाता जुड़ेंगे, उसके बाद बीजेपी की ओर से और कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। तो मोदी सरकार के इस कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को बतौर प्रधानमंत्री 7 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी सेवा ही संगठन और अलग अलग अभियानों के जरिए इसे उपलब्धियों को गिनवाकर सरकार की वाहवाही कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और कांग्रेस शासित राज्यों में केंद्र सरकार की विफलताएं बताने की कोशिश जारी है। खासतौर पर महंगाई से लेकर महामारी तक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और रसोई के तेल का जो दाम लगातार बढ़ा है, उसको लेकर भी कांग्रेस हमलावर है। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से बाकायदा ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी लगातार कई मुद्दों को लेकर हमलावर हैं। चाहे महंगाई की बात की जाए या महामारी की बात की जाए, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस की सरकार केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस के नेता लगातार हमला बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने नया नारा भी दे दिया है मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर। बहुत हुई महंगाई की मार, बंद करो मोदी सरकार। लगातार कीमतें जो बढ़ी पेट्रोल डीजल की, देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है, जबकि डीजल भी अधिकतम रुपए के पार पहुंच चुका है। और यही वजह है कि महंगाई की वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं। इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। महंगाई के मुद्दे पर लगातार हमला कांग्रेस। और इसके अलावा जिस तरह से देश में एक वक्त पर ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, संसाधनों की कमी कोरोना के इस काल में दिखी, उसको लेकर भी कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। इन दोनों खास मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। अंशुल मिश्रा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, राजीव चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। अंशुल जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनमें मोदी सरकार की कामयाबी आपको नहीं दिखी, जिसमें नाकामियां दिख रही हैं और उसको लेकर कांग्रेस हमलावर है? आयुष जी, मेरे को 4 पंक्ति लाइन याद आ रही है कि जब एक उल्लू पेड़ को उल्टा लटकता है तो उससे जो पृथ्वी होती है वो पूरी सीधी दिखने लगती है। आज मौजूदा सरकार के सिर्फ यही कारण है। आप चारों तरफ कहीं पर भी नजर उठाकर देख लीजिए, चाहे रोजगारी का मुद्दा हो, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात करी थी। 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हम भोग रहे हैं। चाहे महंगाई की बात हो, आपको बताते हुए बड़ी विडंबना की बात है कि 10.9% खुदरा मुद्रा की महंगाई हो चुकी है। यह अपने आप में इतिहास है। किसानों की बात करेंगे तो किसानों में 3 काले कानून किसान आज भोग रहे हैं, जो 3 काले कानून अलोकतांत्रिक तरीके से पास कराए गए थे। इस सरकार ने 300 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात करी थी, लेकिन 300 स्मार्ट सिटीज तो नहीं, लेकिन एक भी स्मार्ट सिटीज नहीं बनी थी। और जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस को कोयटो बनाने की बात करी थी, लेकिन वह तथाकथित कोयटे के अगर हम आसपास जाते हैं तो हमें लाशों का अंबार दिखता है।
या देश में क्या अंशुल जी, हो रहा वक्त कम, है। इसलिए जल्दी जल्दी सवाल जवाब करेंगे। मेरा सवाल आपसे फिलहाल यही होगा कि बनारस की जो गंगा है, बनारस से जो बहकर जाती है, दरअसल उसको साफ करने का दावा सरकार करती रही है। वहां पर प्रियंका गांधी गई, आचमन भी किया था, हमने देखा था कि ये तस्वीरें भी सामने आई थी। इसके अलावा अगर सरकार इतनी ही नाकाम है तो फिर कांग्रेस से ज्यादा बेहतर चुनावी नतीजे बीजेपी को क्यों मिल रहे हैं? नहीं, किसी राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव अकेला एक मकसद नहीं होता है। किसी व्यक्ति विशेष को जनता जनार्दन की सेवा करना नहीं, भी एक कम से मकसद कम होता ये है। मानेंगे कि सरकार अगर नाकाम रही है तो वो भी वो मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए, कम से कम। नहीं, सरकार बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में गए हैं और जनता के पक्ष में गए हैं। जनता, इन्होंने जो ब्रांडिंग की राजनीति करी थी, इस बार 200 पार, उस पार 500 पार, 6 बार, ये पार वो पार, वह ये पार पार करते करते आज जनता के समझ में आ चुका है कि अगर पारंपरिक कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है। चलिए, बहुत छोटा सा एक और सवाल, अगर ये परंपरा दिल्ली में जो हमने देखी है, बंगाल में हमने देखी है, वो परंपरा कांग्रेस को कहाँ ले जा रही है? फिर मैं राजीव जी के पास जाऊंगा। जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। अंशुल जी, मेरा सवाल यही था कि अगर यही परंपरा है तो बंगाल और दिल्ली के नतीजे जो हैं वो कांग्रेस को किस ओर ढकेल रहे हैं? नहीं, बंगाल और दिल्ली के नतीजे, अगर हमारा देश एक लोकतांत्रिक विधि पे भरोसा करने वाला देश है। हमने जो विश्वास खोया था, एक समय पे हमने विश्वास भी खोया था, हमें आलोचना भी विनम्रता पूर्वक स्वीकार होता है, लेकिन हमने जो जनता जनार्दन के बीच में विश्वास खोया था, ठीक है राजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये 7 साल की कैसी उपलब्धियां हैं? ठीक है अंशुल जी, मैं आऊंगा आपके पास, मेरे पास वक्त कम है, बाकी राजीव जी से भी सवाल जवाब करना है। राजीव जी, मेरा सवाल यही है कि ये कौन सी उपलब्धि थी सर? देश में बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, देश जूझ रहा था, रोजाना 4000 मौतें हो रही थी। ऐसे मुश्किल वक्त को हमने देखा है, अपनों को खोया है। ये कौन सी उपलब्धि आप लोगों? देखिए, अगर हमारे एनडीए प्रथम की जो परिणाम थे उसकी वजह से दूसरा जनादेश मिला, और अगर ये दूसरा जनादेश मिला उसके साथ साथ अगर आप राज्यों के परिणाम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम जनता के प्रश्नों पर खरे उतरे हैं आयुष जी, और जनता ने जो टास्क दिया था हम उसके 100% पास किए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या नव उद्योगों की बढ़ावा की बात हो। अभी जो कोरोना का काल आया था आयुष जी, तो कोरोना का काल पूरे विश्व में जो दूसरी लहर थी, सारा विश्व उससे जूझ रहा था। जो आपका सवाल था कि ऐसी क्या बात हो गई थी, तो लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी जो डिप्लोमेसी थी, विदेशों से लगातार ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आए, बेड आए, तो रातों रात जो ये अगर कमी हुई है तो कहीं ना कहीं ये हमारी उपलब्धि है। और चाहे हमारी यूपीए सरकार ने जो नहीं, मॉनिटरिंग में दिक्कत हुई ना, अगर आप वो रिस्क कैलकुलेट करके रखते कि कितना संक्रमण बढ़ने वाला है, उस हिसाब से हमारी तैयारियां होती तो शायद स्थिति ना आती। और इसके अलावा अगर यही उपलब्धियां हैं तो फिर दिल्ली में और बंगाल में अगर कांग्रेस शून्य की तरफ बढ़ी है तो वहां पर नतीजे आपके भी बहुत फेवर में नहीं गए। जिस वक्त में लगातार 2000 लोगों की मौत हो रही थी, 1000 लोगों की मौत हो रही थी, उस वक्त बंगाल में चुनावी रैलियां हो रही थी, रोड शोज हो रहे थे, उसके बावजूद आप लोग 100 सीटें नहीं लेकर आ पाए वहां। आयुष जी, बाद में हमने रैली करनी बंद कर दी। हाँ। और चुनाव आयोग के निर्देश देखिए, जो चुनाव करवाता वह चुनाव आयोग कराता। सर, पॉलिटिकल पार्टीज की भी तो कोई जिम्मेदारी जवाबदेही है। हाँ, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी के नाते जो आखिरी के जो दौरे थे, हाँ, माननीय अमित शाह जी ने रद्द कर दिए, प्रधानमंत्री जी ने रद्द कर दिया। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये अनपेक्षित था, ये अपेक्षा नहीं थी कि दूसरी जो ये सुनामी आएगी कोरोना की, जिसमें इतने लोग। ठीक है, अनपेक्षित आपका ये कहना है। अंशुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। महंगाई जैसे मुद्दे हैं, कोरोना की महामारी जैसे मुद्दे हैं, लेकिन क्या इन मुद्दों को कांग्रेस अपने पाले में ला पा रही है, जनता का समर्थन ला पा रही है? ऐसा दिख नहीं रहा फिलहाल। अभी राजीव जी ने बहुत ही सम्मान पूर्वक एक बात कही कि ऑक्सीजन हमने विदेशों से मंगवाई। मतलब राजीव जी ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की भारी कमी थी। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, लेकिन उस ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो संवेदनहीन सरकार ये कर रही है। ये राजीव जी ने अभी सिद्ध कर दिया। और तीसरी बात, ये जो मोदी जी और तीसरी लहर की और दूसरी लहर की ये बात कर रहे थे, तो इन्हीं के सरकार के तंत्रों ने, इन्हीं के सरकार के व्यक्तियों को और इन्हीं के सरकार के जनप्रतिनिधियों को आज से 6 महीने पहले यह बता दिया था कि दूसरी वेव आने वाली है, आप तैयार हो जाइए। बता देने से क्या होगा अंशुल जी? बता देने से क्या होगा? कांग्रेस शासित राज्यों ने कितनी तैयारी कर ली? महाराष्ट्र कितना तैयार था? पंजाब कितना तैयार था? राजस्थान कितना तैयार है? उस बताने के बाद ये बताइए। मैं बिल्कुल उसी
बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ आयुष जी, हाँ। कि उनको बता दिया था, पैन इंडिया में बता दिया था कि इस प्रकार की समस्या होने वाली है, जबकि कोरोना काल को संपूर्ण मोदी जी ने अपने अधिग्रहण में रखा था। अब तीसरी बात, जो ये बंगाल चुनाव की बात कर रहे हैं, तो आदरणीय अमित शाह जी ने नहीं किया था आदरणीय, और ना मोदी जी ने किया था रैलियों को स्थगित। रैलियों को स्थगित करने की पहल सर्वप्रथम मेरे नेता, हमारे नेता राहुल गांधी। ठीक है, ठीक है अंशुल, जल्दी से मेरा जो सवाल था, अगर राहुल गांधी ने इस तरह से वार्न किया था, अगर चेतावनी दे दी थी, तो फिर कांग्रेस शासित राज्य तैयार क्यों नहीं हो गए? कांग्रेस शासित राज्य तैयार थे, लेकिन जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वही भी हिंदुस्तान के राज्य हैं, जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के नियमानुसार चलते हैं। सर हेल्थ तो प्रदेश का विषय है, प्रदेश का विषय ना हेल्थ तो। चलिए ठीक है, राजीव जी मैं आपकी बात, सर मेरे पास वक्त कम है, अंशुल मैं वापस लौटूंगा आपके पास। राजीव जी, ये कहा जा रहा है कि सरकार कोरोना काल में पूरी तरह से नाकाम रह गई और अब उपलब्धि मनाने का कोई मुद्दा नहीं है, और बात तो सही है, मुश्किल वक्त है, उपलब्धियां गिनाने का मौका थोड़ी है। फिलहाल तीसरी वेव की तैयारी कर लीजिए। तीसरी वेव की भी तैयारी है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी सरकार जितनी सजग है, जितनी संतुलित है, जितनी साम्य है, वो यहाँ की सरकार नहीं, जो केंद्र सरकार की हेल्थ पॉलिसी को डिक्लाइन कर दे। और सर छत्तीसगढ़ से ही ऑक्सीजन तो गया था, यूपी अगर ऑक्सीजन गया तो छत्तीसगढ़ से ही तो गया था सर। यहाँ की सरकार तैयार थी तभी उसका इस्तेमाल हो पाया, दूसरे राज्यों में भी। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार कोरोना के मार में पूरी तरह फेल थी, और ये मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन प्रोड्यूस राज्य है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस राज्य की हालत थी कि बिना ऑक्सीजन के लोग मारे जा रहे थे, और यहाँ पर दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी, और सरकार चुपचाप बैठी थी। यहाँ प्राइवेट अस्पताल। चलिए ठीक है राजीव जी, मेरे पास वक्त कम है, जो मेरा सवाल था, तीसरी वेव की तैयारी कर लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राजीव जी, ठीक है। अंशुल एक मिनट राजीव जी, मेरा जो सवाल था, तीसरी वेव की तैयारी कर लीजिए, फंगस से रोजाना अभी भी लोग मर रहे हैं, एम्फोटेरिसिन बी दवा की भी किल्लत कई लगातार राज्यों में सामने आ रही है, इन सारी चीजों से निपट लेते, अगले साल मना लेते उपलब्धियों वाला साल, ये सारा कर कैसे निपट के। हम जो उपलब्धि मना रहे हैं उसमें जो प्रोपोगंडा सेवा का है, हम लोगों तक राशन पहुंचा। चलिए ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल है, ये जो मौतें 4000 रोजाना हुई थी, ये किसके हिस्से में आएंगे? ठीक है अंशुल, एक मिनट अंशुल, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजीव जी, अगर ये 4000 मौतें रोजाना हो रही थी एक समय पे, तो वो उपलब्धि किसके हिस्से में दें हम? देखिए, वो दुखद स्थिति, वो पूरा विश्व उसकी चपेट में था। अगर वो महामारी हो रही थी तो केवल भारत में नहीं, ब्राजील में भी हो रही थी, वो मौतें इटली में भी हो रही थी, वो मौतें दूसरे शहरों में भी हो रही थी। ठीक है अंशुल, मेरा सवाल, आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि बाकी राज्यों से छत्तीसगढ़ अलग कहाँ था? यहाँ पर भी तो वही स्थितियां दिख रही थी जो बाकी राज्यों में थी, देश के बाकी हिस्सों में थी, पॉजिटिविटी रेट भी वही था, लगभग मोर्टेलिटी रेट भी हमने वही देखा। आंकड़ों से ही साबित कर दीजिए कि छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों से बेहतर था, कम से कम बीजेपी शासित राज्यों से। आंकड़ों से भी साबित करने के लिए सक्षम हूँ आयुष जी, और भाव से भी साबित करने के लिए सक्षम हूँ आयुष जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, जब संपूर्ण हिंदुस्तान खुला हुआ था और देश में जगह जगह पर रैलियां हो रही थी, बंगाल में मोदी जी व्यस्त थे और अमित शाह जी भी जब व्यस्त थे, तब हमारा रायपुर, हमारा छत्तीसगढ़ लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच चुका था। और संवेदनशीलता इस सरकार की देख लिए कि तत्काल प्रभाव से इन्होंने लॉकडाउन किया और लॉकडाउन करके स्थिति को कंट्रोल किया। आज आंकड़े की बात करूं तो आज छत्तीसगढ़ में 70% बेड खाली है, जहां दूसरी ओर बनारस की अगर मैं बात करूं, जहां पर एक जगह पर पूरे में लाशें तैर रही हैं, इलाहाबाद में लाशें तैर रही हैं, वहां छत्तीसगढ़ आज अनलॉक की स्थिति में है। यह सबसे बड़ा प्रमाण छत्तीसगढ़ की जनता को, आपको और आपके व्यूअर्स को है आदरणीय। लेकिन मैं जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा, आपको एक इंटरव्यू जाऊंगा कि आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था GDP 7.9 पहुंच चुकी है। यह मैं नहीं कहता हूं आयुष जी, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े जारी हुए, आज के जारी हुए हैं। इनके लिए काला दिवस मनाना चाहिए, ना कि सेवा दिवस। चलिए ठीक है राजीव जी, 20 सेकंड में बहुत छोटा सा जवाब। ठीक है राजीव जी, जल्दी से जवाब थे कि और अनलॉक हुआ, तो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार को इन्होंने भीड़ आमंत्रित किया। जब मार्च के आखिरी सप्ताह में छत्तीसगढ़ में भयावह स्थिति आई है, तो उसका कारण केवल भूपेश बघेल जी की सरकार है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास का, अंशुल जी, राजीव जी, इस चर्चा में शामिल होने लिए। तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वायदे भी थे, कितनी फिलहाल इस साथ चर्चा में इतना ही। ख्याल रखिए अपनों का और अपना भी।